विषय पर चर्चा करने के लिए अपने वायरोलॉजिस्ट सुप्रसिद्ध डॉक्टर शाहिद जमील के साथ। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं शाहिद जमील साहब का और हमारी ब्यूटीज ऑफ एएमयू और सब श्रोतागण का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त सा परिचय दूंगी शाहिद जमील साहब का, जो इस समय डायरेक्टर हैं त्रिवेदी सेंटर फॉर बायोसाइंसेज अशोका यूनिवर्सिटी में और प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित हैं। उसके अलावा आप और बहुत से सम्मानों से सम्मानित हैं। आप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से संबद्ध रहे और आपने विशेष शोध किया, रिसर्च की और बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपने पीएचडी वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से की और हमारे आईआईटी कानपुर से आपने एमएससी की और उसके साथ ही साथ आपकी शुरुआत एएमयू से, जहां से आपने बीएससी की, जहां से हम सब जुड़े हैं और मैं आशा करती हूँ कि एएमयू ब्यूटी से भी आपको हम सदा जोड़े रखेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको इससे जोड़े रखें। आप इलेक्टेड फेलो हैं 3 प्रेस्टिजियस इंडियन साइंस अकेडमीज के, एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड इंडियन नेशनल एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान है। मैं इस समय उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी सोच ने एएमयू ब्यूटीज को शुरू किया। एएमयू ब्यूटीज वो लड़कियां जिन्होंने एएमयू से तालीम और तरबियत दोनों हासिल की, पर उन अपनी पहचान नहीं बना सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है उनको एक नई पहचान देने का, एक नई उड़ान देने का, कि वो अपने खुद अपनी हमारी दुनिया को भी उतना ही ब्यूटीफुल बनाएं, दुनिया को आगे बढ़ाएं। कुछ कहना चाहती हूँ। जब मुझसे कहा कि वायरोलॉजिस्ट से चर्चा करनी है और जब मैं वायरोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा तो मैं थोड़ा सा घबरा गई कि मैं कैसे ह्यूमन बिहेवियर और वायरल बिहेवियर को जोड़ पाऊंगी। पर फिर मैंने जब पढ़ा तो मैंने पाया कि ये संभव है। आप वायरस के मूवमेंट्स ढूंढ रहे हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं और मैं ह्यूमन बिहेवियर को सशक्त करने की कोशिश में हूँ, ह्यूमंस को सशक्त करने की कोशिश में हूँ कि वायरल अटैक्स ना आ पाए। आप वायरस को कर्व करेंगे और मैं ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगी, जितना हम सब कर सकते हैं। कुछ सवाल उठते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं जब हम वायरस के बारे में सोचते हैं। साल भर पहले हम लोगों ने सोचा था हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम बचे रहेंगे, परंतु अब तो ऐसा लगता है, आज के परिप्रेक्ष्य में तो लगता है कि कुछ सिनेरियो बदल गया है। कुछ हमारे व्यवहार, कुछ वायरस का व्यवहार जो हमें दूसरी ओर ले जा रहा है। आप उस पर कुछ बताएंगे? जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। आपका शुक्रिया, इरम का शुक्रिया, और आपकी जो संस्था है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वायरस का जो फैलना है, जो वायरस का स्प्रेड है, उसको ह्यूमन बिहेवियर से हटा के नहीं देख सकते।
इन्फेक्शन तो वायरस से होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन फैलता है वो हमारे आपके व्यवहार से फैलता है, हमारे आपके बिहेवियर से फैलता है। वायरस क्यों इन्फेक्ट करता है और वायरस का पर्पस क्या है? वायरस का पर्पस एक वही है जो हर जीव जंतु का पर्पस है, और वो ये कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार छोड़ के जाए, अपनी जीन्स को एक्सपैंड करे। तो एक चीज़ तो हमको ये समझनी होगी कि अगर वायरस हमको इन्फेक्ट करता है तो वायरस का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि हमको मार डाले या हमको बहुत ज़्यादा बीमार कर दे। इसलिए कि एक बहुत ज़्यादा बीमार इंसान और ख़ास करके एक मरा हुआ इंसान किसी वायरस के लिए बिल्कुल बेकार होता है। इसलिए कि ना तो वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है, ना वो कहीं मूव कर सकता है ताकि वायरस स्प्रेड हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये फिर इतनी महामारी क्यों है? उसकी वजह बस इतनी है कि ये वायरस हमारी पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत नया है, और एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये अभी हमारी पॉपुलेशन में अडेप्ट कर रहा है, और जब ये अडेप्ट हो जाएगा तब इसकी जो महामारी है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं कि ये वायरस एंडेमिक हो गया हमारी पॉपुलेशन, जैसे बहुत से और वायरसेस हैं। लेकिन उस वक्त तक क्या होगा, ये आज का सिनेरियो अगर देखें तो वो काफ़ी कड़े दिन हमारे लिए आने वाले हैं। तो हम यहाँ क्यों पहुँचे? आपने ये सवाल उठाया कि पिछले साल ऐसा लग रहा था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हमें कुछ नहीं होगा। तो वो देखा जाए तो एक तरह से कुछ हद तक सही है, लेकिन ये बहुत एक एक डिफेक्टिव नैरेटिव था, एक बहुत फॉल्स नैरेटिव था। हम लोग हिंदुस्तान में या पूरे साउथ एशिया में हमें बहुत सी इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो हमारी जो इनेट इम्यूनिटी है, जो एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जो कि पहला लेवल होता है इम्यूनिटी का, वो बेहतर है उन लोगों से जो यूएस में या यूरोप में या डेवलप्ड कंट्रीज में है। वो कुछ हद तक तो वायरस को कंट्रोल करता है, और किया भी है। इसलिए कि अगर आप देखें, खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अगर आप पूरा साउथ एशिया में देखें, बांग्लादेश देखें, पाकिस्तान देखें, श्रीलंका, नेपाल, इवन अगर आप और ईस्ट की तरफ चले जाएं, थाईलैंड है, सिंगापुर है, सभी जगह जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम था। मोर्टेलिटी रेट करीब 1.2-1.4% था। उसके कंपैरिजन में यूरोप और यूएस में जो मोर्टेलिटी रेट था वो करीब 4%, 4.5% था। करीब 2.5% से लेके 4-4.5% तक था। तो वो तो था, लेकिन एक फॉल्स नैरेटिव बना दिया गया कि हिंदुस्तान में रिकवरी बड़ी अच्छी हो रही है, हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। उससे एक आम आदमी जो था वो, उसको लगा कि ये वायरस जो है हमें परेशान नहीं करने वाला, ये तो किसी और को परेशान करेगा। और धीरे धीरे हम में जो डर था, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 में, वो कम होता गया। वायरस का इन्फेक्शन भी अगर देखें तो सितंबर के बाद से 5 महीने तक कम होता गया, लेकिन उस 5 महीने में ऐसा नहीं था कि वायरस कहीं चला गया था। वायरस म्यूटेट कर रहा था, वायरस का हमारी बॉडीज में सिलेक्शन हो रहा था, और अब जो म्यूटेंट्स उभर के आए हैं वो ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो बहुत तेज मूव करते हैं पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं। तो ये हमारा एक जो बिहेवियर हमारा चेंज हुआ कि वायरस हमको कुछ नहीं कर सकता और हम तो बाहर आ गए इससे, और दूसरा एक जो वायरस में म्यूटेशंस हुए, जो वायरस का बिहेवियर चेंज हुआ, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं। तो हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, हमारी सोच ठीक नहीं थी, और उसका फ़ायदा वायरस ने उठाया, और ये हम फेस कर रहे हैं।
हम कुछ व्यवहार के बारे में बात करेंगे। हम ऐसा जी क्या कर सकते हैं, शायद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, ये हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग अगर करें तो क्या कुछ दरवाजे बंद होंगे वायरस के, जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है हमारी जी इम्यूनिटी की, क्योंकि इम्यूनिटी तो हमेशा रक्षा करेगी, जी। वही तो हमारा इम्यूनिटी सुरक्षा कवच है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई थिंक एक बैलेंस्ड पोषण मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि खुश रहें। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करते रहना ज़रूरी है। हर उम्र के लिए वो एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। उससे एक बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ती है, एक जो इम्यूनिटी के लेवल्स हैं वो बढ़ते हैं। फल सब्जियों का इस्तेमाल, और मतलब जो जो सब फल सब्जियों से हमको विटामिन्स और फाइबर मिलता है वो ज़रूरी होता है। खाली विटामिन पिल खा लेने से या अ, सब्जी का जूस निकाल के पी लेने से काम नहीं चलता है। जो प्रकृति ने, जो नेचर ने, जो कुदरत ने हमको चीज़ें दी हैं उनको जितना पॉसिबल हो सके एक नेचुरल वे में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। खुश रहने को मैंने इसलिए कहा कि अगर अगर आप डरे हुए हैं, तो अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है। और इस पे बहुत सी उस पे बहुत सी शोध हो चुका है, उस पे बहुत सी रिसर्च हो चुकी है कि अ, हम जब अ, अ, हम जब डरे हुए होते हैं या जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है, और वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल एवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। लेकिन हम अगर अपने अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश करें खुश रहने की, तो वैसे ही हमारा इम्यूनिटी लेवल थोड़ा-सा बेहतर होता है। तो इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा कि अ, आप वायरस से डरें ना, आप अ, ये इस पे मत जाइए कि ये म्यूटेंट डेवलप हो गया है, वो वेरिएंट डेवलप हो गया है। सारे म्यूटेंट्स और सारे वेरिएंट से निपटने का एक इलाज है, और वो इलाज है कि आप मास्क पहने। आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहने, और अगर आप किसी बंद कमरे में जिसमें एसी चल रहा है उसमें भी अगर आप हैं और आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं, फर्ज कीजिए आप किसी मीटिंग रूम में हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप मॉल घूमने गए हैं उसमें हैं, तो आप मास्क ज़रूर पहने रहें। आप ये ना सोचें कि हम अंदर हैं इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। अभी तो जो रिसर्च आ रही है उससे ये लग रहा है कि जो इंडोर स्पेसेस हैं उनमें वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर तकरीबन 60 डॉक्टर्स जो हैं, वो वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्ट हुए। और जब हम लोगों ने देखना शुरू किया कि यहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हुए, तो 2 चीज़ें सामने आईं। एक तो ये कि उन सारे डॉक्टर्स में कुछ नए म्यूटेंट्स वायरस के पाए गए, जो कि वायरस सीक्वेंसिंग से हम लोगों ने देखा। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम चीज़ थी, वो ये कि जो ट्रांसमिशन हुआ है इन इन डॉक्टर्स में, वो वार्ड की सेटिंग में, वो आईसीयू की सेटिंग में नहीं हुआ है। जो ट्रांसमिशन हुआ है वो हॉस्पिटल के कॉफ़ी रूम से हुआ है।
और हॉस्पिटल का कॉफ़ी रूम वो जगह है जहां आप मास्क उतारते हैं, जाहिर है कॉफ़ी पीने के लिए आप तो मास्क उतारेंगे ही। तो ये 2 चीज़ें बताता है, एक तो ये कि म्यूटेंट्स जो आ गए हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये बताता है कि अगर आप मास्क, जिन सिचुएशंस में आप मास्क पहने हुए हैं, जैसे आईसीयू में या वार्ड में, तो आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपने जहाँ मास्क उतारा वहाँ आपको इन्फेक्शन हुआ। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन होगा। कोई भी वैक्सीन इस वक़्त जो है वो ये क्लेम नहीं करती कि उसको लेने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन हर वैक्सीन ये क्लेम करती है कि वो वैक्सीन सीवियर डिज़ीज़ और डेथ को रोकेगी। तो आपने अगर वैक्सीन ली हुई है, तो अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन होता, सीवियर डिज़ीज़ होती, तो शायद आपको माइल्ड डिज़ीज़ होगी, और डेफ़िनिटली वैक्सीन आपको मरने से बचा सकती है। तो ये मैं बिल्कुल दो टूक बात करूँगा और बिल्कुल सीधी बात करूँगा कि आप में से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, आप जाइए और वैक्सीन लीजिए, और इन अफ़वाहों पे मत जाइए कि वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होता है। वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन आपकी जान ज़रूर बचा लेगी। तो इस वक़्त जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वैक्सीन जाइए और लीजिए। आप आपको अगर वैक्सीन अवेलेबल, और अब तो हर 18 साल के ऊपर के इंडियन को वैक्सीन अवेलेबल है, तो प्लीज़ गो एंड गेट वैक्सिनेटेड। जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें एक तो वैक्सीन लेनी चाहिए और ये हमारा सुरक्षा कवच है, और होस्ट होस्ट को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वायरस भी होस्ट को नहीं डिस्टर्ब करना चाहता, परंतु अपना अपना प्रोपोगेशन आगे करना चाहता है। तो उसके लिए जी। सबसे सरल है कि हम डिस्टेंसिंग बनाएं, हम मास्क पहने, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी आपने बताया कि इम्यूनिटी विल हेल्प, क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे थे कि ये जो नया म्यूटेंट है ये इम्यूनिटी को सरपास कर जाता है। जी। अब आपने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपने बताया कि एक्सरसाइज करें, खुश रहें। ये खुश रहना बड़ा मुश्किल है। खुश खुश रहना रहना मुश इसलिए मुश्किल है सर, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को फेस नहीं करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी फीलिंग 60 to 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रहती है आपके अंदर, पर हम उसका रास्ता बदल देते हैं, और जी। फिर वो घूम घूम कर आती है, और वो हमारे स्ट्रेस बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को लोअर करती है। तो उस पर कुछ ये चर्चा करें कि हम एक चीज़ अपनी तो मैं इम्यूनिटी के लिए। जी बताइए। खुश रहने के लिए एक चीज़ तो ये करें कि जो टीवी के न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। टीवी की न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उससे स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए, इसलिए कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर जो चीज़ें फैल रही हैं, वो गलत चीज़ें फैल रही हैं, जी और वो सिर्फ़ हमारी एंग्ज़ायटी को बढ़ाती हैं। अ मैं टीवी, मेरे ख़्याल से कई साल से मैं इवनिंग न्यूज़ नहीं देखता हूँ। और उसकी वजह से बस इतनी है कि इवनिंग न्यूज़ पे चीख-पुकार ज़्यादा होती है, और एक एक लड़ाई-झगड़े का माहौल होता है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे अभी जानना ज़रूरी है, तो कहीं न कहीं से मुझे पता चल ही जाएगी। लेकिन अगर अ, और अगर जो और ज़रूरी न्यूज़ है, वो सुबह के अखबार में पढ़ ही लूँगा। और तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है पिछले कई साल में कि मैंने कुछ भी मिस किया हो। अ, और तो मतलब हमें हमें आप में मैं आपको क्या बताऊँ, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, हमको अपना दिमाग को थोड़ा-सा बँटाना चाहिए और चीज़ों में लगाना चाहिए। अ अ, अच्छी किताबें पढ़िए, और यू नो
अगर आपको खाने वाने पकाने का शौक है तो अच्छे खाने पकाइए, वो आप अच्छे खाने दूसरों को खिलाएंगी तो वो भी खुश रहेंगे। तो बात यह है कि अपना ध्यान बटाइए जरा, पूरे वक्त इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये एडवाइस तो दे रहा हूँ, लेकिन ये पिछला हफ्ता मेरे लिए बहुत भारी गुजरा है और मैंने खुद फील किया है कि मेरा जो मेरा जो बिहेवियर था वो इस हफ्ते में बदला है, और उसकी सिर्फ वजह ये थी कि एटलीस्ट 7-8 लोग जिनको मैं बहुत करीबी जानता था, उन सबकी कोविड से डेथ हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम आगे बढ़ें, हम ज़्यादा पीछे मुड़ के ना देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, और ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको पसंद हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। म्यूज़िक सुनिए, पेंटिंग कीजिए, किताब पढ़िए, तस्वीरें खींचिए, जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। आजकल बहुत ज़रूरी है अपना संतुलन बनाए रखना। एक चीज मैं कहना चाहूंगी इसमें, जब हम अपनी इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक चीज जो हम हमारे पास है पर हम उसको भूल जाते हैं बार बार, हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, एक स्लीप की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। जी, एक गुड बिल्कुल। क्वालिटी स्लीप बहुत बहुत जरूरी अच्छी है बात कही आपकी आपने। इम्यूनिटी को जी, बूस्ट करने के लिए। जी, और समय से जी, सोएं, समय से उठें, नेचर के साथ रहें। और एक चीज, जी। as a psychologist, I've been doing it for years and I feel it has improved my life and also my clients' lives. जब हम उठते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं। क्या आपके जीवन का निर्धारण वो करेंगे या आप स्वयं करेंगे? एक सिंपल सा है, हम भगवान का शुक्रिया कर, अगर भगवान आपका है, अगर आपके पास कोई भी भगवान है, अल्लाह, ईश्वर, क्राइस्ट, जो भी आपके पास है कोई, या किसी पर आपका विश्वास है, तो मुझे लगता है कि जिंदगी शायद थोड़ी सरल और सुगम हो जाती है। पर वो अपनी जगह। हम जब सुबह उठते हैं तो क्या हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए? कोई रंग आपको पसंद है, उसके लिए शुक्रिया। कोई नज्म आपको पसंद है, कोई गीत आपको पसंद है, कोई ऑथर आपको पसंद है, इस तरह से आपको एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है, एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है। और जब आप कहते हो कि मोबाइल पे समय देख लो, उस समय के साथ और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव हमारी अटेंशन ज्यादा खींचता है, तो हमारा दिन ही गलत शुरू होता है। कुछ हम प्रेयर करें, कुछ मेडिटेशन करें। एक चीज जो मैंने बहुत कारगर पाई, कुछ तो आप जिक्र कर चुके हैं, मैं उसको 3 M's में मैंने उसको कर दिया, 3 मैजिक M's: मूव, मेक एंड मीट। Any exercise you do, aerobic exercise, old people who can do nothing else, they can walk 2 मिनट 4 मिनट, वो हर आधे घंटे में चल सकते हैं, जिससे हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हमारी जो पेंटअप एनर्जीज हैं वो रिलीज होती हैं। हम तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि पैंडेमिक होगा, ये होगा, वो होगा। उससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे और बहुत सी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो प्लीज एक एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आप करें। और दूसरा, मेक, आपने कहा कुछ करें, कुछ भी करें आप। ओके, मैं आपको, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं ऑब्जर्वेशंस करती हूँ, मैं देखूं कि मैं किसी दूसरे नजरिए से, वो भी एक क्रिएटिविटी है, अपने में कुछ नया करने की है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो कुछ लैंडस्केपिंग कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत फील गुड होगा, बहुत एंडोर्फिन्स आपके रिलीज होंगे। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है, वी आर सोशल बीइंग्स, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स। तो हम किसी तरह से
चाहे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलें, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिलें, पर हमें मिलना ज़रूरी है, एक आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। तो ये सोशल सपोर्ट आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक आवाज़ सुन लेते हैं आप, और आपका आपका खून बढ़ जाता है। कुछ ऐसा महसूस किया, सबने महसूस किया है ऐसा। तो कुछ ये 3 चीज़ें करने की कोशिश करें तो बहुत बहुत फ़र्क आएगा। और जो मैं सबसे ज़रूरी समझती हूँ कि हम नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, लेट इट गो आउट, लेट इट फ्लो आउट, और फिर आप जगह बनाएं कुछ पॉजिटिव के लिए। और पॉजिटिव के बारे में हम लोग नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कोई ऐसा नेगेटिव नहीं होता कि जिसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ना उभर कर। एक लड़की थी जो एब्यूज्ड थी, बैडली एब्यूज्ड थी, और उसने मुझे, अब वो 50 इयर्स की है, उसने मुझे कहा, I used to counsel her when she was a young girl. She came and she told me, she says, जो उनका abuser था, she says, today he is the only person who is at my beck and call. मैं कभी भी आधी रात को अगर मैं क्राइसिस में हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा। तो अगर हम इतने नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं तो कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ये जो कोविड-19 है, it's like a baby in the womb. Something will deliver, but we don't know what. कुछ अच्छी चीजें भी उभर कर आई हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, और उसके साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए हैं। हमने रिलेशनशिप्स में पाया, जो करीब थे वो और करीब हो गए, पर जो दूर थे वो और दूर हो गए, और हम सोचते हैं कि एक पैंडेमिक उसका भी आने वाला है कि जो दूरियां बढ़ गई हैं, whether that is father son, whatever the relationship is. तो उसकी तरफ भी कुछ ध्यान दें, कुछ करने की कोशिश करें कि हम नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव निकालें। पर सबसे पहले क्या जरूरी है? कंप्लायंस। अगर साल भर पहले हमने कंप्लाई कर लिया होता, अभी तो कहते ना, दरख्तों के साए में धूप लगती है, हम तो गले में पहने रहते हैं, हम तो अपना मास्क यहाँ पहने रहते हैं। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ, चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम हो, चाहे वो कानपुर की सड़क हो, जहाँ अगर फाइन है इसलिए हम मास्क लिए हैं, और मास्क का सही उपयोग नहीं है। और वो बेचारे डॉक्टर गुलेरिया रोज बताते हैं कि मास्क कैसे पहनना चाहिए। Now for he should be busy with so many other things that he tells us what to do. हम ये कुछ चीजें, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, अदरवाइज आई विल टॉक अबाउट व्हाट आई वांट टू। जी, कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं उसको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। लेट मी एड्रेस। इरा खान ने पूछा है कि can variants be detected can be missed by PCR? There are certain reports that people are coming negative by PCR and then getting tested when CT scans are being done. So a few things here. जब PCR टेस्ट होता है तो उसके लिए एक स्वैब कलेक्ट किया जाता है, और स्वैब के लिए एक स्टिक पे रुई होती है जिसको हमारी नेजल कैविटी में डाला जाता है, और पीछे तक नेजल कैविटी में डाल के सैंपल लिया जाता है। अगर
स्वाब इतनी पीछे तक गई है कि आपके आंखों में आंसू आ गए, तब वो सैंपल कलेक्शन सही हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सैंपल सही कलेक्ट नहीं हुआ। बहुत केसेस में, और ख़ास करके आजकल जब केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि बहुत से अनट्रेन्ड लोग भी स्वाबिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वाब कलेक्शन ठीक नहीं हो रहा। मतलब बाय इटसेल्फ जो पीसीआर टेस्ट है वो एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। कुछ म्यूटेंट्स ऐसे हैं जो के डिटेक्ट शायद नहीं हो पा रहे हैं पीसीआर से, लेकिन जो पीसीआर टेस्ट है उसमें 3 अलग-अलग जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है, या अब जो नए टेस्ट आए हैं उनमें 2 जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है। और ये वो जीन्स हैं जो कि ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं वायरस में। तो मुझे लगता है कि ये पीसीआर टेस्ट के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम कलेक्शन के लेवल पे आ रही है। दूसरी चीज़, ये जो सीटी स्कैन की बिज़नेस शुरू हुई है, पहली बात तो ये है कि एक सीटी स्कैन जो है वो आपको इतना रेडिएशन दे देता है कि वो करीब 10 एक्सरेज के बराबर होता है। तो सीटी स्कैन सिर्फ उस केस में करना चाहिए जब ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो रहा है, जब आदमी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और ये देखने के लिए कि आपके लंग्स की क्या हालत है, कितना इन्फ्लेमेशन है लंग्स में। कुछ बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पे भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल कैसा है, और क्या आपको कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनसे ज़रा सा आप अवेयर रहें, तो अच्छा होगा। सीटी स्कैन ऑब्वियसली, एक सीटी स्कैन जो है वो 5,000 रुपये कम से कम कॉस्ट करता है। तो एक वो भी मसला है कि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत से प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो सीटी स्कैन को कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लिनिकल ओपिनियन में सीटी स्कैन ज़रूरी है तो बिल्कुल कराना चाहिए। तो अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, हर आदमी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको कौन से टेस्ट कराना है, क्या कराना है। दूसरी वजह जो मेरी नज़र में है कि पीसीआर टेस्ट क्यों नेगेटिव आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इस फेज़ में बहुत लोग काफ़ी लेट टेस्टिंग करा रहे हैं। आप जितनी अर्ली टेस्टिंग कराएंगे, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, आपको उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई मिलेगा पीसीआर में। अगर आप लेट टेस्टिंग कराएंगे तो पॉसिबल है कि आपको इन्फेक्शन हो लेकिन वो ठीक से डिटेक्ट ना हो। तो ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपको कोविड टेस्ट कराना है तो जितना जल्दी हो सके कराएं। ये नहीं कि हो सकता है कि ये कॉमन नज़ला हो, रुक जाते हैं, देख लेते हैं 4-5 दिन, अगर रहता है तो फिर करा लेंगे। तो उस वाली सिचुएशन में मोस्ट लाइकली आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा। एक चीज़ आपने जो कही उस पे मैं थोड़ा सा मास्क के बारे में बता दूं, मास्क क्यों इतना ज़रूरी है। मास्क जो है वो ड्रॉपलेट्स को प्रिवेंट करता है, मास्क वायरसेस के फ्लो को प्रिवेंट करता है। कौन सा सबसे अच्छा मास्क है? सबसे अच्छा मास्क वो है जो कि एटलीस्ट डबल या ट्रिपल लेयर हो, और उसको देखने का तरीका यह है कि अगर उस मास्क के थ्रू आपको लाइट दिख रही है, किसी लाइट के अगेंस्ट या सन के अगेंस्ट होल्ड करें और उसके थ्रू अगर आपको रोशनी दिख रही है तो वो मास्क ठीक नहीं है, उसमें एक लेयर और ऐड कर लीजिए। और ये कोई बहुत फैंसी N95 या इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉथ मास्क जो आप घर पे बना लेते हैं, अगर उसमें 3 लेयर आपने ऐड की हुई है तो वो काफ़ी है। हम लोग घर पे अभी तक घर के बनाए हुए मास्क ही यूज़ कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और मेरी बीवी के पास भी बहुत से पुराने ड्रेसेस के कतरन पड़े हुए हैं, आप सबके पास होंगे। वो अगर कॉटन का कपड़ा है उससे अच्छे मास्क बन जाते हैं। घर पे बना लीजिए, नहीं तो जो अच्छे कॉटन मास्क मिलते हैं बाजार में उनको यूज़ कीजिए। बस लाइट नहीं दिखनी चाहिए उसके थ्रू,
अगर दिख रही है तो एक लेयर और ऐड कर लीजिए, और दोनों साइड पे टाइट फिटिंग होना चाहिए मास्क। एक सवाल आया है अभी सुमिता सिंह का, स्पुतनिक और हायर एफिकेसी। अच्छा ठीक है, एफिकेसी के बारे में एक चीज समझा दूं आपको। एफिकेसी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? If there is a vaccine that shows 90% efficacy, it does not mean that out of 100 people who get the vaccine, 90 will get protected, 10 will not get protected. That is not efficacy. Efficacy means that if you take a vaccine that is 90% efficacious, it reduces your risk of getting infected by 90%. There is a difference between the two. तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो 70% एफिकेसी की वैक्सीन है, अगर वो मैंने ली तो, और अगर कहीं मैं उस 30% में आया जिसको ये वैक्सीन प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है। वो वैक्सीन आपका रिस्क जो है उसको 70% रिड्यूस करेगी। एंड every vaccine works on every person. So this is very important to understand. स्पुतनिक वगैरह का जहां तक सवाल है वैक्सीन का, वो वैक्सीन अवेलेबल होंगी कुछ दिनों में, लेकिन अभी जो 2 वैक्सीन चल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, ये दोनों बहुत अच्छी वैक्सीन है। उनको आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है प्लीज ले लीजिए। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी वैक्सीन है, और मेरा जवाब सबसे यही होता है कि सबसे अच्छी वैक्सीन वो है जो आपको सबसे आसानी से मिल जाए। Please go and get vaccinated. That is more important than anything else. Don't worry about efficacy. Don't worry about mutants. Nothing. Vaccine will prevent severe disease. Vaccine will prevent death. And that is more important. Nothing is more important than that. अमीना मेहताब, जी एक आपसे ये पूछना चाहती हूँ इसके बाद कि आपका हंच या गेस क्या है सिनेरियो का आगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या सिनेरियो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं अमीना का जवाब दे दूं। अमीना मेहताब पूछ रही हैं कि उनके एक रिलेटिव हैं जो कि नेगेटिव टेस्ट हुए हैं, ऑल सिम्टम्स आर ऑफ COVID-19, व्हाट शुड बी डन इफ ऑल सिम्टम्स आर COVID-19 इन high transmission situation? We are in the pandemic. It is in all likelihood going to be COVID. So it should be treated like COVID. Don't go by the negative test. Test can go negative, as I said, because of poor collection. But if the symptoms, clinical symptoms are COVID, it should be treated like COVID. And the most important thing for your relative to be done is to keep track of her oxygen levels. Oximeter is the best tool to do that. Get an oximeter, keep oxygen levels under check. That's the best thing you can do. If she is if she's has a mild disease, it can be treated at home. She can isolate herself at home, get the medicines, but most importantly, at least 3-4 times a day, oxygen levels have to be checked. That's very important. जी आपका सवाल कि सिनेरियो क्या है, आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये उस पर डिपेंड करेगा कि 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हमारा वैक्सीनेशन रेट कैसा रहता है और हमारा बिहेवियर कैसा रहता है। वैक्सीनेशन रेट आपको इमीडिएटली प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इसलिए कि किसी भी वैक्सीन को, अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज आज ली है तो कोई भी वैक्सीन अपना इफेक्ट दिखाने में कम से कम 6 से 8 हफ्ता लेगी। आपने पहला डोज आज लिया, 4 से 6 हफ्ते बाद आप दूसरा डोज लेंगे और उसके 2 हफ्ते बाद आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बाय ऑल मीन्स वैक्सीन लीजिए, लेकिन अपना बिहेवियर भी बदलिए। मास्क पहनिए, मास्क से आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलेगा और हर म्यूटेंट, हर वेरिएंट से प्रोटेक्शन मिलेगा।
तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कब तक ये चलने वाला है कहना मुश्किल है, इसलिए कि जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से अभी तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन कम होने की तरफ नहीं गया है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मई के फर्स्ट वीक तक, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक हमें पीक मिलेगी, लेकिन जो इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, वो काफ़ी डरावने हैं। तकरीबन 5 लाख केसेस पर डे तक इंडिया में ये बढ़ने वाला है, और उसके बाद ही केसेस नीचे जाना शुरू होंगे। लेकिन जिन नीचे भी जब जाएंगे तो केसेस तो आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वेव है ये मई के एंड तक या जून के सेकेंड वीक तक चलेगी। तो ईद वगैरह मनाना बिल्कुल भूल जाएं, घर पे ही मनाएं ईद, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोगों से ईद मिल लें। ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो ये सिनेरियो लग रहा है। वैक्सीनेशन हमको बचाएगा थर्ड वेव से। थर्ड वेव भी आएगी, कब आएगी और उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन आप आज जो वैक्सीन लगाएंगे वो आपको थर्ड वेव में मदद करेगी। तो प्लीज गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। यूसुफ आफाक का सवाल है, एक मिनट। यूसुफ आफाक का सवाल है, अगर सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज नहीं बनी है एक वैक्सीन ब्रांड के साथ तो क्या करें? पहले तो ये कि आपको कैसे पता कि आपकी सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज नहीं बनी है। अगर आपने टेस्ट कराया है और दोनों वैक्सीन डोजेस के एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद अगर आपने टेस्ट कराया है और आपकी एंटीबॉडीज नहीं हैं, तो इम्यूनोलॉजी में खाली एंटीबॉडीज से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन टी सेल्स के ज़रिए भी मिलता है। तो ये सब वैक्सीन्स जो हैं ये टी सेल्स के ज़रिए भी आपको डिजीज़ से प्रोटेक्शन देंगी, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसीज होती हैं, या इस तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसीज जो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, और उनमें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं और चीज़ों के भी। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो दूसरी बात है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर एंटीबॉडी लेवल्स लो भी हैं तो टी सेल से आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा, शुडंट बी वरीड। 2 लोगों ने सवाल पूछे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एक तो शॉर्ट टर्म है, जैसा आपने लिखा कि चेस्ट कंजेशन है, कफ है, तो इसको तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करें और अपने ऑक्सीजन लेवल्स का ध्यान रखें और अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ाएं। और एक बॉल एक्सरसाइजर आता है, वो बहुत कारआमद है इस काम के लिए। उसमें बेसिकली 3 सिलेंडर होते हैं, उसमें बॉल्स होती हैं और आप उसको एक्सहेल करते हैं, फूंकते हैं बाहर, और इनहेल करते हैं, दोनों से एक्सरसाइज होती है। योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, आप वो करने की आदत डालें। तो बेसिकली कुछ भी हो, अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, उससे आपको फायदा होगा। स्टीम इनहेलेशन कीजिए, और अच्छी डाइट लीजिए। आई थिंक जो आपके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं दे विल बी फाइन विद इट। इवन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के लिए लंग की कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है, लंग एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। लेकिन लॉन्ग कोविड जिसको हम कह रहे हैं, कोविड बहुत दिन तक चलना या कोविड के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इस डिजीज को हमें झेलते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। तो हमें नहीं पता कि अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा। लेकिन अगर और रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह देखें तो मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होंगे अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखेंगे, अगर हम अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा के रखेंगे।
इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शाहिद साहब, आपने हम लोग को एनलाइटन किया वायरस के बारे में, वायरस के बिहेवियर के बारे में और अपने बिहेवियर के बारे में भी, कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। हमें होस्ट नहीं बनना है और हमें अपने साथियों को भी होस्ट नहीं बनाना है। वायरस जो भी हो, हम उसके प्रति अगर हम सतर्क रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो सामने नहीं है, पर जिन्होंने आप तक जिन्होंने ये कड़ी स्थापित की। खास तौर से इरम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और शायद साहब, आपको वक्तन बवक्तन बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूटी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आदाब, बहुत शुक्रिया। आदाब।